हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया में बात की जा रही है टर्की में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की के मिनिस्टर ने ब्लेम किया है ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी संगठन को फॉर इस्तांबुल स्ट्रीट ब्लास्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपके सामने वीडियो है ब्लास्ट के टाइम। कुछ और वीडियोस भी अवेलेबल है ऑनलाइन जहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ था वो प्रॉपरली दिखाया जाता है, मगर उसमें बहुत सारा ब्लडशेड है। वो सब मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब पे, मगर डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आई हैं। करीब 6 लोग मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि 90 के आसपास लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। एक आतंकवादी ने बॉम्ब कार में रखकर छोड़ दिया था और उसके बाद जो आम पेडेस्ट्रियंस है इस्तांबुल में, बाय द वे इस्तांबुल टर्की की कैपिटल नहीं है, टर्की की कैपिटल है अंकारा, मगर इस्तांबुल आप कह लीजिए टर्की का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। जिस तरीके से इंडिया में मुंबई है वैसे ही आप कह सकते हैं टर्की में है इस्तांबुल। ना यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छा टर्की, पाकिस्तान, सीरिया वगैरह यहाँ पर तो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, ये इसमें कुछ यूनिक बात क्या है? देखो, सीरिया पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, वो अलग बात है, मगर टर्की का केस यूनिक है। टर्की में 2016 में लास्ट टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 2015-16 में एक वेव चली थी टर्की में आतंकवाद की। टर्की का इतिहास रहा है कि इनके यहाँ क्या होता है कि जब एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, उसके बाद आने वाले 1 से लेकर 2 साल तक एक लहर चलती है आतंकवाद की, लगातार आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो इसीलिए टर्की में सब लोग अब डर रहे हैं कि क्या ये शुरुआत है, क्या अब लगातार आने वाले 2 सालों तक टर्की में बॉम्ब ब्लास्ट होते रहेंगे? क्योंकि 2015-16 में आतंकवादियों ने इतने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे टर्की में कि 500 के आसपास लोग मारे गए और 2000 लोग इंजर हो गए थे। और हाँ, इंटरेस्टिंगली इंडिया और पाकिस्तान ने भी यहाँ पर रिएक्ट किया है अपनी तरफ से। इंडिया ने यह कहा है कि बहुत बुरा लगा सुन के कि मासूम लोग मारे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे तुर्की में जो ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइव्स है उसको लेकर भारत अपनी कंडोलेंसेस देता है। तुर्की अब टर्की का ऑफिशियल नाम है, पहले इस देश का नाम था टर्की, अब ऑफिशियली इसको कहा जाता है तुर्की, मगर सोशल मीडिया में काफी बार लोग इसको टर्की भी कहते हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो सिमिलर स्टेटमेंट दी। इमरान खान ने एक अलग से वीडियो मैसेज रिलीज किया टर्की के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जो तुर्की के अंदर इस्तांबुल में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ और जिसमें कई लोग शहीद हो गए और कई जख्मी हुए, तो मैं सदर अर्दोगान और तुर्की के लोगों के लिए, पाकिस्तानी कौम की तरफ से हम अफसोस भी करते हैं, इज़हार यकजहती भी करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह वो उनके घर वालों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए जो कि ज़ख्मी हैं और जो इस दुनिया से चले गए, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। और पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि लोग काफी कंसर्न थे टर्की के लिए। हालांकि मैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि टर्की में जो ओवरऑल रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान भी है। मगर अभी पहले ये जान लो कि टर्की ने अभी के लिए ये कहा है कि जिन लोगों ने अटैक किया है ना, इनको ये आतंकवादी हमला किया है, ये पीकेके के लोग हैं। ये कुर्दिश पीकेके एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। ये टर्की से कुर्दिश लोगों के लिए तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है और ये जो ग्रुप है ना, ये यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने बैन कर रखा है और टर्की का कहना है कि इन लोगों ने ही आतंकवादी हमला किया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ऐड करने वाली ये भी है कि आपको पता होगा, रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया उसके बाद 2 देशों ने फैसला कर लिया कि ये दोनों देश नेटो को ज्वाइन करेंगे खुद की रक्षा करने के लिए रशिया से। ये 2 देश हैं फिनलैंड और स्वीडन। और आपको पता होगा फिनलैंड स्वीडन की जो एंट्री है नेटो में, ये रोक कर बैठा है टर्की। अभी तक स्वीडन और फिनलैंड नेटो के पार्ट नहीं बन पाए हैं। टर्की अभी भी कह रहा है कि ये दोनों देश पीकेके को सपोर्ट करते हैं, इनके कई आतंकवादियों के बेसिस हैं स्वीडन में और फिनलैंड में, और इसलिए टर्की इन दोनों देशों को नेटो में एंट्री नहीं देगा। और अब जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, इसके बाद देखो टर्की 2 चीजें डिमांड करेगा, या तो स्वीडन फिनलैंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन ले इन आतंकवादियों के अगेंस्ट। अगर ये दोनों देश नहीं लेते तो हो सकता है कि टर्की ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दे स्वीडन और फिनलैंड की एप्लीकेशन नेटो की मेंबरशिप के लिए। और उस केस में मैं आपको बता दूं, एक बार को नेटो के बाकी देशों में यह भी विचार होगा कि क्यों ना हम टर्की की पावर कम कर दें या फिर टर्की को निकाल दें, ताकि स्वीडन और फिनलैंड, जो आप कह लीजिए बहुत यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएसए के बहुत ही करीबी रिलेशंस हैं उनके साथ, तो स्वीडन और नेटो को बचाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में, आज से 3-4 साल में टर्की को निकाल भी दिया जाए नेटो से। तो एक तो यहाँ पर एस्पेक्ट है स्वीडन और फिनलैंड वाला। दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट ये है कि टर्की देखो अपनी प्रॉब्लम का जो ब्लेम है ये डालता तो है स्वीडन फिनलैंड पे, मगर रियलिटी ये है
कि टर्की ने जिस टाइप के मित्र मुल्क अब बना लिए हैं, पाकिस्तान, उसके अलावा अजरबैजान, इवन अफगानिस्तान में भी टर्की की जो इन्वॉल्वमेंट है बढ़ रही है। इस सब की वजह से टर्की में रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है। यहां पर आप देख पाओगे टर्की ने पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों में एक एंटी इंडिया एक्सट्रीमिज्म ड्राइव स्टार्ट किया है, जिसके अंडर ये एंटी इंडिया काम करते हैं, साइबर सेल बनाते हैं इंडिया के अगेंस्ट। कई रिपोर्ट्स रिसेंटली सामने आई थी कि टर्की ने आईटी सेल बना रखे हैं इंडिया के अगेंस्ट, और ऑलमोस्ट आप कह लीजिए टर्की बिल्कुल तैयार है अगला पाकिस्तान बनने के लिए। मैं कहूंगा बिल्कुल टर्की इस वक्त एज पे है। अब यहाँ पर आप मुझसे ये पूछोगे कि मगर टर्की ये सब करेगा क्यों? आई मीन टर्की की आप अगर कोई फुटेज देखो, इस्तांबुल की भी फुटेज देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट आप यूरोप में ही आ गए हो। इन लोगों को अचानक से पाकिस्तान के जो ये रेडिकल ग्रुप्स हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करके क्या मिल रहा है? देखो, हर एक कंट्री एक पॉलिसी बनाती है। टर्की को ये लगा कि पाकिस्तान को ये लोग वेपन एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे बेनिफिट होगा। दूसरी बात यह है कि टर्की बनना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, तो उसके लिए जो मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, उसके अलावा पाकिस्तान, कई और देश, इनका सपोर्ट जीतने की पूरी कोशिश करेगा टर्की। तो सपोर्ट जीतने के चक्कर में आप कह लीजिए टर्की खुद की सिक्योरिटी लगा रहा है दांव पे, क्योंकि आतंकवाद का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप सांप पालते हो अपने आंगन में ये सोचकर कि ये जो सारे सांप है ना ये आपके पड़ोसी को काटेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सांप आज नहीं तो कल आपको भी काटेंगे, क्योंकि सांप की फितरत यही होती है, आतंकवादियों की भी फितरत यही होती है। एक टाइम था जब अफगानिस्तान में आतंकवाद को यूएसए ने फंडिंग दी ताकि यूएसएसआर की हार हो जाए कोल्ड वॉर में, मगर बाद में उन्हीं आतंकवादियों ने 9/11 कर दिया और यूएसए को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इतिहास गवाह है, आतंकवादियों के साथ जिस कंट्री ने भी पार्टनरशिप करी है, लॉन्ग टर्म में उसका लॉस ही हुआ है। और टर्की देखो अगला पाकिस्तान इसलिए भी बन सकता है क्योंकि इकोनॉमिकली मैं आपको बता दूं, टर्की बहुत ही पतली आप कह लीजिए बर्फ पे खड़ा है, वेरी थिन आइस आप कह लीजिए, कभी भी क्रैक आ सकता है बर्फ पे और टर्की गिर सकता है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, टर्की का ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि इनके यहाँ महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 85% पहुंच चुका है, जबकि कई इकोनॉमिस्ट हैं यूके में, यूएसए में, ये कहते हैं कि ये जो 85% का नंबर है ये झूठ है। असली में टर्की में जो इन्फ्लेशन है ये 102% के आसपास भी जा चुकी है, मतलब कि हर चीज के रेट डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। कई लोग हैं टर्की में ये पॉवर्टी में जा रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और हिस्टोरिकली हमने ये भी देखा है कि जब एक देश में रेडिकलाइज ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस करते हो, साथ में इन्फ्लेशन हाई है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रहा है, तब उस वक्त आतंकवादी ग्रुप आराम से रिक्रूट भी कर पाते हैं, उनको नए लोग भी मिल जाते हैं। और अभी भी वैसे मैं आपको ये बता दूं कि टर्की की जो इंटरनल सिचुएशन है इसके बारे में दुनिया को पता नहीं है, क्योंकि एर्दोआन ने कंप्लीट आप कह लीजिए कंट्रोल रखा हुआ है टर्की की गवर्नमेंट पर, इनके इंस्टीट्यूशंस पर। रिसेंटली टर्कस्टैट जो इनका एक डिपार्टमेंट है जो टर्की के इन्फ्लेशन रेट वगैरह का डेटा निकालता है, इसके डेप्यूटी चेयरमैन को एर्दोआन ने नौकरी से निकाल दिया। ये इस साल तीसरी बार किया जा रहा है ऐसा। जो भी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन टर्की की इकोनॉमी की जो रियल पिक्चर है ये बताने की कोशिश करता है, कुछ ही हफ्तों में उसकी नौकरी चली जाती है। तो अभी देखिए, अभी के लिए एर्दोआन छुपा रहे हैं टर्की की रियलिटी, मगर सूनर और लेटर टर्की को आईएमएफ के पास जाना होगा। ऐसा इनसेन इन्फ्लेशन रेट, इसको मैं इनसेन ही कहूंगा, ये इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ये इन्फ्लेशन रेट लोगों की सेविंग्स खा जाएगा। आप सोच कर देखिए, किसी ने 20 लाख अगर बैंक में रखे थे, वो 20 लाख 10 लाख हो गए हैं कुछ ही महीनों में, इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। और मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन ये कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में टर्की का एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स होगा। ऑलमोस्ट जो श्रीलंका में हुआ था ना, वही आपको दिखेगा टर्की में। इसका रीज़न एक ये भी है, देखो टर्की के लोगों को ना अपना आराम नहीं छोड़ना। मैं ये देखकर बहुत हंस रहा था रिसेंटली, टर्की की सरकार चाहती है कि आईएमएफ का पैकेज ये भी ले ले। जैसे पाकिस्तान आईएमएफ के पैकेज पर चल रहा है, टर्की भी चला जाए आईएमएफ के पैकेज पर। मगर जो टर्की की पॉपुलेशन है, जो टर्की के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि टर्की अपना इकोनॉमिक फ्यूचर आईएमएफ के सामने सरेंडर कर ले, क्योंकि आईएमएफ देखो बहुत ज़्यादा कड़ा डॉक्टर है, कड़वी दवाइयाँ पिलाता है। सरकार को कहेगा आईएमएफ के सब्सिडियाँ बंद करो, लोगों को फ्री में चीज़ें, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, ये सब देना बंद करो, तभी तुम्हारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो पाएगी। तो ऑब्वियसली टर्की के लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं टर्की के लोग भुगतना नहीं चाहते। तो इन दी एंड देखो होगा क्या। अभी के लिए मैं ये कहूँगा, एक बार को पाकिस्तान कड़वी दवाइयाँ पी के हो सकता है कि कल को खड़ा हो जाए। टर्की कड़वी दवाइयाँ पीने को भी तैयार नहीं है। तो जब टर्की गिरेगा ना, इट विल फॉल वेरी हार्ड, और उस टाइम आप देखोगे अचानक से टेररिज्म भी पीक पे होगा। तो फ्यूचर मैं कहूँगा टर्की के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ब्लीक है। ऑलरेडी इनकी करेंसी क्रैश कर चुकी है, बट अगेन दिस इज ओनली द स्टार्ट।
द वर्स्ट इज येट टू कम। एक बार को मैं कहूंगा पाकिस्तान की स्थिति ठीक ठाक आपको दिखेगी कंपेयर टू टर्की। नाउ फाइनली आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सी टीम है जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीती है ऑस्ट्रेलिया में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं देने वाला, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में करिए सही आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PG10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।